प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग अध्ययन करेंगे खाद्य संसाधनों में सुधार के बारे में। ये अंतिम अध्याय है कक्षा 9th का 15वां, खाद्य संसाधनों में सुधार विषय विज्ञान का। फसल उत्पादन, पहले इनके डायग्राम को समझ लेते हैं। समग्र फसल उत्पादन, फसल की किस्मों में सुधार, उच्च उत्पादन, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, परिपक्वता काल में अंतर, व्यापक अनुकूलता, किस्मों में सुधार। अब फसल उत्पादन में सुधार, पोषक प्रबंधन में खाद और उर्वरक, फिर सिंचाई के साधन है कुएं, नदी, उन्नयन प्रणाली है, फिर फसल प्रक्रम, मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण चक्र और फसल सुरक्षा प्रबंधन में मैदान में सुरक्षा, बीमारी से बचाव, खरपतवार से बचाव और कीट से बचाव। फिर संग्रहण में सुरक्षा, जैविक कारक और अजैविक कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय 1 नजर में खाद्य संसाधनों में सुधार। सभी जीवित प्राणियों को अपने विकास एवं स्वास्थ्य के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के द्वारा हमें पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधे तथा जानवर भोजन के मुख्य स्रोत हैं। भारत की जनसंख्या लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो लगातार बढ़ रही है। इस बढ़ती जनसंख्या हेतु अन्न के उत्पादन के लिए फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता बढ़ाना अति आवश्यक है। भारत में 1904 से 1969 तक अन्न उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई है, परंतु इसमें सुधार की अभी भी आवश्यकता है। फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन में प्रबंधन, फसल सुरक्षा प्रबंधन। इसके अलावा अधिक भूमि की खेती योग्य बनाना, मतलब अधिक भूमि को खेती योग्य बनाना। हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति कार्यक्रम को नई देशों में अन्न उत्पादन बढ़ाने में चलाया गया। इसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीक, उपयुक्त सिंचाई, विकसित जाति के बीजों का इस्तेमाल किया गया है। श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति कार्यक्रम को भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाया गया। और हरित क्रांति में इसमें गेहूं को, इन फसलों को बढ़ाने का कार्य किया गया। इसका उद्देश्य भारत को दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। फसल उत्पादन में उन्नति, विच यील्ड, फसलों के प्रकार जिनमें हम निम्नलिखित चीजें प्राप्त करते हैं। एक तो अनाज, इनमें गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा आदि सम्मिलित है। ये हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। बीज, पौधों में पाए जाने वाले सभी बीज खाने योग्य नहीं होते, जैसे सेब का बीज तथा चेरी का बीज। खाने वाले बीज में अनाज, दालें, बीज तथा मूंगफली, ये हमें वसा प्रदान करते हैं। दालें, इनमें चना, मटर, काला चना, हरा चना तथा मसूर, ये हमें प्रोटीन प्रदान करते हैं। सब्जियां, मसाले व फल, ये हमें विटामिन तथा खनिज लवण प्रदान करते हैं, जैसे सेब, आम, चेरी, केला, तरबूज। सब्जियां जैसे पालक, पत्तीदार सब्जियां, मूली। मसाले जैसे मिर्ची, काली मिर्च। चारा, फसल, जई, सूडान, घास पशुधन के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियों के प्रोडक्ट है। फसल चक्र, मतलब एक भूमि पर अलग अलग प्रकार की फसलें बोना। सभी फसलों को अपनी वृद्धि तथा जीवन चक्र करने के लिए अलग अलग परिस्थितियां, तापमान, नमी तथा अलग अलग दीप्तकाल, सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। खरीफ फसल, ये फसल बरसात के मौसम में उगती है, जून से अक्टूबर तक। उदाहरण, काला चना, हरा चना, चावल, सोयाबीन, धान। रबी फसल, ये फसलें नवंबर से अप्रैल तक के महीने में उगाई जाती है, इसलिए इन्हें सर्दी की फसल भी कहते हैं। उदाहरण, गेहूं,
चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसलें हैं। फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल सुरक्षा प्रबंधन। फसल की किस्मों में सुधार, फसल की किस्म में सुधार के कारक अच्छे और स्वस्थ बीज संकरण, विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों के बीज संकरण करके उन्नत गुण वाले पौधे तैयार करने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। फसल की गुणवत्ता में वृद्धि करने वाले कारक, उच्च तापमान प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाता है। उन्नत किस्में फसल उत्पादन की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिल में तेल की गुणवत्ता और फल तथा सब्जियों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, जैविक रोग कीट तथा जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, जैविक रोग कीट तथा निमेटोडा तथा अजैविक सूखा, क्षारकता, जलक्रांति, गर्मी, ठंड तथा पाला परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है। इन परिस्थितियों को सहन करने वाली फसल की हानि कम हो जाती है। व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होगा। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। ऐच्छिक समय विज्ञान गुण, चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती है। जैसे हाइब्रिड किस्में। फसल उत्पादन में सुधार, किसानों के द्वारा की गई विभिन्न प्रकार की तकनीक इस्तेमाल की जाती है जिसमें फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है। वे निम्न है: पोषक प्रबंधन, सिंचाई, फसल को उगाने के तरीके या फसल पैटर्न। पोषक प्रबंधन, दूसरे जीवों की तरह पौधों को भी वृद्धि हेतु कुछ तत्व पोषक पदार्थों की इन्हें ही हम पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, पानी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा 13 पोषक तत्व। आधार सोर्स, जहाँ से पोषक पदार्थ प्राप्त होते वे है हवा, पानी और मिट्टी। वृहत पोषक नाइट्रोजन वायु व भूमि से प्राप्त होती है जो कि अधिक मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है। अन्य फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सूक्ष्म पोषक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, लोह तत्व मैग्नीज कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अन्य है बोरोन, जिंक, कॉपर, मेलिबिडनम, क्लोरीन। खाद तथा उर्वरक, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए खाद तथा उर्वरक की आवश्यकता होती है। फलस्वरूप फसल की उपज में वृद्धि होती है। खाद मैन्योर, ये एक कार्बनिक पदार्थ का अच्छा स्रोत है। ये थोड़ी मात्रा में मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता है। ये प्राणी के उत्सर्जित पदार्थ या अपशिष्ट से बनता है तथा पौधों के अपशिष्ट द्वारा अपघटन से तैयार किया जाता है। खाद के विभिन्न प्रकार। कंपोस्ट खाद, पौधों व उनके अवशेष पदार्थ, कूड़े करकट, पशुओं के गोबर, मनुष्य के मल मूत्र आदि कार्बनिक पदार्थों को जीवाणु तथा कवकों की क्रिया के द्वारा खाद के रूप में बदलना कंपोस्टिंग कहलाता है। जैसे केंचुओं द्वारा वर्मी कंपोस्ट खाद, जब कंपोस्ट को केंचुए के उपयोग से तैयार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट। हरी खाद, फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग अथवा ग्वार उगा देते और तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। उर्वरक कारखानों में तैयार किए जाते हैं। ये रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल से बनाए जाते हैं। इनमें अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम पाए जाते हैं। उर्वरक आसानी से पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा ये पानी में घुलनशील
होते हैं। खाद तथा उर्वरक में अंतर वेरी इंपॉर्टेंट है। खाद और उर्वरक, खाद ये मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं और ये कार्बनिक पदार्थ ही होते हैं। उर्वरक ये प्राकृतिक पदार्थ के बने होते हैं, ये रासायनिक पदार्थ के से मिलकर बनते हैं। खाद में कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, उर्वरक में अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। खाद सस्ती होती है तथा घर तथा खेत मैदान में बनाई जा सकती है। उर्वरक महंगे तथा फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। खाद धीरे धीरे पौधों द्वारा अवशोषित की जाती है क्योंकि ये पानी में अघुलनशील होती है और उर्वरक आसानी से फसल को उपलब्ध हो जाते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। खाद इसका आसानी से भंडारण तथा स्थानांतरण है और इसका भंडारण तथा स्थानांतरण विधि सरल नहीं है। सरल विधि द्वारा इनका भंडारण और स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। इरिगेशन सिंचाई, फसलों को जल प्रदान करने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सिंचाई के तरीके, अब सिंचाई के क्या क्या तरीके, उन तरीकों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कुएं, ये दो प्रकार के होते हैं, खुदे हुए कुएं या खोदे कुएं, मतलब कुओं को खोदा हुआ एक बड़े कुएं। डगवेल, पानी बेलों के उपयोग द्वारा निकाला जाता है या पंप द्वारा। नलकूप, ट्यूबवेल, इस नलकूप में बहुत नीचे पानी होता है जिसमें सिंचाई होती है, जिससे मोटर पंप के इस्तेमाल से पानी ऊपर लाया जाता है। नहरें, कैनाल्स, इसमें पानी एक तथा अधिक जलाशयों अथवा नदियों से आता है। नदी उन्नयन प्रणाली, रिवर लिफ्ट सिस्टम, इस प्रणाली में पानी सीधे नदियों से ही पंप द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है। इस सिंचाई का उपयोग नदियों के पास वाली खेती में लाभदायक रहता है। तालाब, टैंक्स, आप आपत्ति के समय प्रयोग में आने वाले छोटे तालाब, छोटे जलाशय होते हैं जो छोटे से क्षेत्र में पानी का संग्रह करते हैं। पानी का संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के पानी को सीधे किसी टैंक में सुरक्षित इकट्ठा कर लिया जाता है, बाद में इस्तेमाल के लिए ये मृदा अपरदन को भी दूर करता है। फसल उगाने के तरीके, क्रॉप पैटर्न, यह रेन हार्वेस्टिंग है सिस्टम है। फसल की वृद्धि हेतु अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं जिससे कि नुकसान कम से कम तथा उपज अधिक से अधिक। इसमें क्या है कि नुकसान तो कम होगा और उपज अधिक होगी। मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण, फसल चक्र, मिश्रित खेती, दो या दो से अधिक फसल को एक साथ उगाना एक ही भूमि में मिश्रित खेती कहलाती है। उदाहरण गेहूं और चना, गेहूं और सरसों, मूंगफली तथा सूरजमुखी। इंटरक्रॉपिंग, अंतरा फसलीकरण, अंतरा फसलीकरण में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्ति में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं। उदाहरण सोयाबीन और मक्का, बाजरा प्लस लोबिया। सोयाबीन और मक्के को साथ में उगाते हैं और बाजरा और लोबिया को साथ में उगाते हैं। फसल चक्र, रोटेशन, क्रॉप रोटेशन, किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। अगर बार बार एक ही खेत में एक ही प्रकार की खेती की जाती है तो एक ही प्रकार के पोषक तत्व मृदा से फसल द्वारा प्राप्त किए जाते, बार बार मृदा से पोषक तत्व फसल द्वारा प्राप्त करने पर एक ही प्रकार के पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। अतः हमें अलग अलग प्रकार की खेती करनी चाहिए। एडवांटेज, विशेषताएं, मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है, ये कीट तथा खरपतवार को नियंत्रित कर रखते हैं। एक बार मिट्टी को उपजाऊ बनाने के बाद कई प्रकार की फसल सुचारू रूप से उगाई जा सकती हैं। फसल सुरक्षा प्रबंधन, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, रोग कारक जीवों तथा फसल को हानि पहुंचाने वाले कारकों से फसल को बचाना ही फसल संरक्षण है।
नीचे दिए गए तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं इस प्रकार की कठिनाइयों से बचने के लिए। कीट व पीड़कनाशी फसल को वर्दी के समय अनाज के भंडारण में। तो पीड़कनाशी जीव जो फसल को खराब कर देते हैं जिससे वे मानव उपयोग के लायक नहीं रहती, पीड़क कहलाते हैं। पीड़क कई प्रकार के होते हैं। खरपतवार फसल के साथ उगने वाले अवांछनीय पौधे खरपतवार कहलाते हैं, उदाहरण जैंथियम, पार्थेनियम। और कीट विभिन्न प्रकार के फसल तथा पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। वे कीट जड़ तथा पत्तियों को काट देते हैं, पौधों के विभिन्न भागों को कोषारस से चूसकर नष्ट कर देते हैं। और पैथोजेंस रोगाणु कोई जीव जैसे बैक्टीरिया, फंगस तथा वायरस जो पौधों में बीमारी पैदा करते हैं रोगाणु कहलाते हैं। ये पानी, हवा तथा मिट्टी द्वारा पहुंचते हैं फसल में, तो इनको जो नष्ट करने की दवाई होती है उसे पीड़कनाशी कहते हैं। अनाज का भंडारण, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। पूरे साल मौसम के अनुरूप भोजन प्राप्त करने के लिए अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखना अनिवार्य है, परंतु भंडारण के समय अनाज कितने ही कारणों से खराब और व्यर्थ हो जाता है, जैसे जैविक कारक, जीवित प्राणियों के द्वारा जैसे कीट, चिड़िया, चिचड़ी, बैक्टीरिया, फंगस, कवक। और अजैविक कारक निर्जीव कारकों द्वारा जैसे नमी, तापमान में अनियमितता आदि। ये कारक फसल की गुणवत्ता तथा भारत में कमी, रंग में परिवर्तन तथा अंकुरण की निम्न क्षमता के कारण हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम अध्ययन करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कार्बनिक खेती के बारे में। कीटनाशक तथा उर्वरक का प्रयोग करने से इनके अपने ही दुष्प्रभाव है। ये प्रदूषण फैलाते हैं, लंबे समय के लिए मिट्टी की उपजाऊता गुणवत्ता को कम करते हैं। जो हम अनाज, फल तथा सब्जियां प्राप्त करते हैं उनमें हानिकारक रसायन मिले होते हैं। ऑर्गेनिक खेती में न यातना के बराबर कीटनाशक तथा उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। अनाज को सुरक्षित भंडारण तक पहुंचाने से पहले अनाज को सुरक्षित रखने के विभिन्न उपाय जो कि भविष्य में इस्तेमाल हो वे निम्नलिखित हैं। पहले तो अनाज को सुखाना, सूरज की रोशनी में अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। फिर बाद में सफाई का ध्यान रखना, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन्स मतलब सफाई का ध्यान रखना। अनाज में कीड़े नहीं होने चाहिए। गोदामों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। छत, दीवार तथा फर्श में कहीं अगर दरार हो तो उनकी अच्छी तरह से मरम्मत कर देनी चाहिए। दोमक फ्यूमिगेशन, गोदाम तथा भंडारण गृह पर जिस बीज में कवकनाशी तथा कीटनाशी का प्रयोग करना आवश्यक होता है। भंडारण उपकरण, स्टोरेज डिवाइसेज। कुछ भंडारण उपकरण जैसे पूसादानी, पूसा, कोठार, पंत, कुटला आदि उपकरण एवं संरचनाएं अपनानी चाहिए। साफ तथा सूखे दाने को प्लास्टिक बैग में सुरक्षित रखना चाहिए, तो इनमें वायु, नमी, तापक्रम का प्रभाव नहीं होता, बाहर के वातावरण का कोई प्रभाव नहीं होता। एनिमल हस्बेंड्री, पशु पालन। घरेलू पशुओं को वैज्ञानिक ढंग से पालने को पशुपालन कहते हैं। ये पशुओं के भोजन, आवास, नस्ल सुधार तथा रोग नियंत्रण से संबंधित हैं। पशुपालन के प्रकार, कैटल फार्मिंग, पशु कृषि। पशु कृषि का मुख्य उद्देश्य है एक दुग्ध प्राप्त करने के लिए, खेत को जोतने के लिए, यातायात में बैल के प्रयोग हेतु। पशु कृषि के प्रकार, टाइप ऑफ कैटल्स। पशु कृषि के प्रकार, गाय बोस इंडिकस, भैंस बफेलो बोस बुबेलिस। दूध देने वाली मादा, मिल्क एनिमल्स। इनमें दूध देने वाले जानवर सम्मिलित होते हैं जैसे मादा पशु। हल चलाने वाले जानवर नर, ये जानवर जो दुग्ध नहीं देते तथा कृषि में कार्य करते जैसे हल चलाना, सिंचाई, बोझ ढोना आदि। दुग्ध स्रवण काल, लैक्टेशन पीरियड, जन्म से लेकर अगली गर्भधारण के बीच के समय को दुग्ध उत्पादन होता है। जो दुग्ध उत्पादन होता है उसे दुग्ध स्रवण काल कहते हैं। केयर ऑफ कैटल, पशु की देखभाल।
सफाई, क्लीन लाइनेस, पशुओं की सुरक्षा के लिए हवादार तथा छायादार स्थान होने चाहिए। पशुओं की चमड़ी की लगातार कंघी ब्रशिंग होनी चाहिए। पानी इकट्ठा न हो इसके लिए ढलान वाले पशु आश्रय होने चाहिए। भोजन, भूसे के मुख्य रूप से फाइबर होना चाहिए, मतलब जो उनको खिलाया जाता है ना भूसे के रूप में जो खाना, उनमें फाइबर होना चाहिए। गाढ़ा प्रोटीन होना चाहिए। दुग्ध की मात्रा बढ़ाने के लिए खाने में विटामिन तथा खनिज होने चाहिए। बीमारी, पशुओं की मृत्यु हो सकती है जो दुग्ध उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है और ठीक ढंग से बैठता उठता है। पशु के बाह्य परजीवी तथा अंत परजीवी दोनों ही होते हैं। बाह्य परजीवी द्वारा त्वचा रोग हो सकते हैं, अतः अंत परजीवी आमाशय, आंत तथा यकृत को प्रभावित करते हैं। बचाव, बीमारी से रोगों से बचाने के लिए पशुओं को टीका लगाया जाता है। ये रोग बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण होते हैं। मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, अंडे तथा कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। दोनों हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते हैं। ब्रॉयलर्स, जब ब्रॉयलर्स चूजों को मांस के लिए पाला जाता है तो उसे ब्रॉयलर्स कहते हैं। ये जन्म के 6 से 8 हफ्तों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेयर, जब कुक्कुट को अंडों के लिए पाला जाता है तो उसे लेयर्स कहते हैं। लेयर ये जन्म के 20 हफ्ते बाद इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि ये लैंगिक परिपक्वता के लायक हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अंडे प्राप्त होते हैं। मुर्गियों की निम्नलिखित विशेषताओं के कारण जनन करके नई नई किस्में विकसित की जाती है। चूजों की संख्या अधिक व किस्म अच्छी होती है। कम खर्च में रखरखाव, छोटे कद के ब्रोलर माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु गर्मी अनुकूलन क्षमता, उच्च तापमान को सहने की क्षमता, अंडे देने वाले तथा ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कृषि के उपोत्पाद से प्राप्त सस्ते व रेशेदार आहार का उपयोग कर सके। असील और लेग हॉर्न्स चित्र में दर्शाई गई। मछली उत्पादन, फिश प्रोडक्शन, हमारे भोजन में प्रोटीन का मछली मुख्य स्रोत है। मछली का उत्पादन 2 प्रकार से होता है, ये रोहू और ग्रास कार्प, मैरीगल्स और कॉमन क्रैब। पंखयुक्त मछलियाँ, स्वच्छ जल में कटला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्य का संवर्धन किया जाता है। कवचीय मछलियाँ जैसे प्रॉन, मोलस्का सम्मिलित हैं। मछलियों को पकड़ने के विभिन्न तरीके के आधार पर मछलियाँ प्राप्त करने के 2 प्रकार है। 1 नंबर प्राकृतिक स्रोत, जिसे मछली पकड़ना कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जलीय स्रोतों से प्राकृतिक जीवित मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। 2 नंबर है स्रोत मछली पालन या मछली संवर्धन। जल संवर्धन, एक्वाकल्चर, समुद्री संवर्धन में मछली प्राप्त करना, यह समुद्र तथा लेगून में किया जाता है। कम खर्च करके अधिक मात्रा में इच्छित मछलियों का जल में संवर्धन किया जाता है, इसे जल संवर्धन कहते हैं। भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडारण कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है। इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन मैरीकल्चर कहते हैं। समुद्री मत्स्यिकी, मैराइन फिशिंग, समुद्री मत्स्यिकी के अंतर्गत मछली संवर्धन तालाबों, नदियों तथा जल भराव में किया जा सकता है। सर्वाधिक समुद्री मछलियाँ फ्रॉम्फ्रेट, मैकर्स, टूना, सार्जाइन तथा बोबेडक हैं। कुछ आर्थिक महत्व वाली मछलियाँ का समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है। इनमें प्रमुख मुलेट, भेटकी, पर्ल स्पॉट, पंखयुक्त मछलियाँ, कवचीय मछलियाँ जैसे झींगा, मसल तथा ऑयस्टर हैं। सैटेलाइट तथा ध्वनितर से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जा सकता है। अंतस्थलीय मत्स्यिकी, इनलैंड फिशिंग, मछली संवर्धन ताजे जल में होता है, जैसे तालाब,
नदियाँ, नाले तथा जल भराव स्थल पर। मिश्रित मछली संवर्धन, कंपोसाइट फिश कल्चर, एक ही तालाब में लगभग 5 से 6 प्रकार की मछलियों का संवर्धन इसमें किया जाता है। इनका चयन इस प्रकार किया जाता है कि ये भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती है, क्योंकि इनके आहार भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण, कटला जल की सतह से भोजन लेती है, रोहू तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन लेती है, मृगल कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन लेती है। और लाभ, अधिक पैदावार होता है इसमें। समस्याएं, मतलब मिश्रित मछली संवर्धन में क्या समस्या आती है? समस्या यह है कि इनमें कई मछलियां केवल वर्षा ऋतु में ही जनन करती है, जिसके फलस्वरूप अधिकतर मछलियां तेजी से वृद्धि नहीं कर पाती। इस समस्या से बचने के लिए हार्मोन का उपयोग किया जाता है, ताकि किसी भी समय मछली जनन के लिए तैयार हो। बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, ये वह अभ्यास है जिसमें मधुमक्खियों की कॉलोनी को बड़े पैमाने पर रखा व संभाला जाता है और उनकी देखभाल करते, ताकि बड़ी मात्रा में शहद तथा मोम प्राप्त हो सके। अधिकतर किसान मधुमक्खी पालन अन्य आय स्रोत के लिए इस्तेमाल करते हैं। मधुमक्खी पालन या एपियरी बहुत ही बड़ी प्रकार हैं। एपियरी एक ऐसी व्यवस्था है जिससे अधिक मात्रा में मधुमक्खी के छत्ते मनचाही जगह पर अनुशासित तरीके से इस प्रकार रखे जाते हैं कि इससे अधिक मात्रा में मकरंद तथा पराग एकत्र हो सके। कुछ भारतीय मधुमक्खी के प्रकार इस प्रकार हैं। एपिस सेरेना इंडिका सामान्य भारतीय मधुमक्खी है। एपिस डोरसेटा एक सेल मधुमक्खी है। एपिस फ्लोरी छोटी मधुमक्खी। यूरोपियन मधुमक्खी भी भारत में इस्तेमाल की जाती है, इसका नाम है एपिस मेलिफेरा। इस मधुमक्खी के निम्न लाभ है: ज़्यादा शहद एकत्र करने में की क्षमता, जल्दी प्रजनन क्षमता, कम डंक मारती है, वे लंबे समय तक निर्धारित सतह में रह सकती हैं। हनी, अब शहद, यह एक गाढ़ा मीठा तरल पदार्थ है। यह औषधीय प्रयोग में लाया जाता है तथा शर्करा के रूप में प्रयोग होता है। इसे ताकत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चारागाह, मधुमक्खियां जिन स्थानों पर मधु एकत्रित करती है उसे मधुमक्खी का चारागाह कहते हैं। मधुमक्खी पुष्पों से मकरंद तथा पराग एकत्रित करती है, मतलब मधुमक्खियां जिन स्थानों से मधु एकत्रित करती है उसे मधुमक्खी का चारागाह कहते हैं। मधुमक्खी पुष्पों से मकरंद तथा पराग एकत्रित करती है। चारागाह के पुष्पों की किस्में शहद के स्वाद तथा गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। उदाहरण, कश्मीर का बादाम शहद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने खाद्य संसाधनों में सुधार के बारे में थ्योरी पढ़ ली है। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से एक ही निवेदन है कि थार क्लासेस बाड़मेर को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि शिक्षा से जुड़े हुए जो भी वीडियो अपलोड करूँ वह तुरंत ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए। इसी के साथ में 9th क्लास की साइंस के सारे चैप्टरों की थ्योरी हम लोगों ने कवर कर ली है। और इस प्लेलिस्ट में, वीडियो में जो प्लेलिस्ट दिखाई जा रही है, उन प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप सारे पहले अध्याय से लेकर 15वें अध्याय तक की थ्योरी पढ़ सकते हो और पहले अध्याय से लेकर 15वें अध्याय तक के प्रश्न और उत्तरों के बारे में पढ़ सकते हो। तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़, इतना ज़रूर कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आपका इतना फर्ज बनता है कि वीडियो देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ में मैं प्रकाश चंद पातलिया सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए अपने हृदय की असीम गहराइयों से कामना करता हूँ कि वह अपने प्रगति के रास्ते पर बढ़ सके और शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को एक तरह से मजबूत तरीके से पेश कर सके और अपना नाम रोशन कर सके।
आप ज़िंदगी में कुछ न कुछ बन सको। ये मेरी आपके लिए कामना है कि आप जीवन में अपने लिए और अपने माता पिता के लिए एक बड़ा कार्य कर सको। इसी के साथ में मैं प्रकाशन पातलिया सभी प्यारे विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।